बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो वेरियस फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें टेम्परेचर हो गया, इसी तरह पीएच हो गया, एंजाइम कंसंट्रेशन हो गया और इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया। सबसे पहले टेम्परेचर को देखते हैं। जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवा देता है और इसी तरह फिर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है कोलिजन इंक्रीज हो जाता है और इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो एंजाइम के केस में देखते हैं इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मींस कि जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी और इसी तरह इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होगा वो बढ़ जाएगा और इसी तरह सबस्ट्रेट जो होंगे फिर एंजाइम के जो एक्टिव साइट है उनके साथ बाइंड होना शुरू हो जाएंगे फास्टली और इसी तरह फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर और डबल रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर को राइज किया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन वो डबल हो जाएगा। फिर इसी तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, इसी तरह वन इज मिनिमम टेम्परेचर एंड अनदर इज मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ग्राफ पर समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है और इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को हमने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखा जाए टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है सेंटीग्रेड में और इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिर वर्टिकली मींस अबव इंक्रीज हो रहा है। ये लाइन ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और एक खास लेवल तक पहुंच जाएगा। फर्दर फिर इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और फिर एक खास टेम्परेचर पर फिर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से जब शुरू हुआ ये जो टेम्परेचर होगा जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा तो वो जो टेम्परेचर होगा दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। इट मींस कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। फिर इसके बाद अगर देखा जाए फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अब क्यों स्टॉप होगा? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कोलिजन तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा होगी आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, इसका शेप ज्यादा टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है और इसी तरह एंजाइम का जब शेप चेंज होगा यानी इसके टर्शरी और इसी तरह क्वाटरनरी प्रोटीन्स का अगर बिगड़ जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए तो एंजाइम खुद भी उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, उसके एक्टिव साइट्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी और एंजाइम जो होगा वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो फिर मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम जो वो डीनेचर्ड हो जाए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर को यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे। अबाउट दिस टेम्परेचर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेक डाउन। एक्टिव साइट जो है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जो एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एंजाइम इज डीनेचर्ड, एंजाइम जो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा, डीनेचर्ड होगा और ये अपनी एक्टिविटी को फिर रिगेन नहीं कर पाएगा। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक विच आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे जो टेम्परेचर चेंज के लिए बहुत ज्यादा के साथ साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होगा? दिस इज 37 टू 38 सेंटीग्रेड। और इसी तरह बैक्टीरिया के लिए फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या होगा? जो ओट स्प्रिंग में रहते हो दिस 70 सेंटीग्रेड और हायर यानी 70 सेंटीग्रेड होगा या फिर उससे हायर होगा। फिर इसके बाद मिनिमम टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर दैट एक्टिवेट एंजाइम एट लो टेम्परेचर एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव बट नॉट डीनेचर्ड। यहां पर देखा जाए दिस इज मिनिमम टेम्परेचर, ये मिनिमम टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर यहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा या यहां पर होगा तो एंजाइम जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मिनिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बिलो हो यानी टेम्परेचर कम हो तो एंजाइम इनएक्टिवेट होगा, एंजाइम काम नहीं करेगा, लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट जो होंगे वो उनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, एंजाइम डीनेचर्ड नहीं होगा। जब मिनिमम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम आ जाएगा यानी टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर तक आ जाएगा, फिर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को वापस रिगेन कर लेगा और वापस अपनी एक्टिविटी को ये स्टार्ट कर लेगा और एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। इट मींस कि मिनिमम टेम्परेचर जो वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मैक्सिमम टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। फिर इसके बाद पीएच को देखते हैं कि पीएच एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर डालता है। पहले पीएच को
समझने की कोशिश करते हैं। पीएच की जो अपना डेफिनेशन है, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी हाइड्रोजन आयंस का अगर नेगेटिव लॉग लिया जाए दिस कार्ड पीएच, ये पीएच कहलाया जाता है। पीएच को अगर ग्राफ पर समझने की कोशिश करें, पीएच हमारे पास 1 to 14 होता है, pH is from 1 to 14, और pH जितना कम होगा जो सोल्यूशन होगा उतना ही एसिडिक होगा, pH जितना ही ज्यादा होगा जो सोल्यूशन होगा उतना ही बेसिक होगा। pH 6 तक एसिडिक होगा, 7 पर ये न्यूट्रल होगा, फिर 8 के बाद जो होगा ये बेसिक होना शुरू हो जाएगा। यानी 6 तक क्या था pH, वो एसिडिक था, और इसी तरह 7 पर क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ, और इसी तरह 8 पर क्या हो जाएगा, बेसिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो pH है वो 6 तक एसिडिक होगा, 7 पर न्यूट्रल होगा, और फिर इसके बाद ये बेसिक होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं, एक है ऑप्टिमम pH, यानी वो pH जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर था, और वो pH क्या होना चाहिए, 6 to 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें भी फिर कुछ एक्सेप्शंस मौजूद है। फिर उसके बाद एंजाइम किस pH पर एक्टिव हो जाता है, जब भी स्लाइड चेंज इन pH किया जाए तो एंजाइम इनएक्टिव होगा, डीनेचर्ड नहीं होगा। तो इनएक्टिव एंजाइम स्लाइड चेंज इन pH आयनाइज अमीनो एसिड्स, यानी एंजाइम के जो एक्टिव साइट के अमीनो एसिड्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम किस pH पर डीनेचर्ड होता है, जब pH को बहुत ज्यादा चेंज किया जाए, यानी कम नहीं बहुत ज्यादा, extreme change in pH alters ionic charge on basic and acidic group of enzyme and therefore disrupts ionic bonds that maintain shape of enzyme। यानी जो एंजाइम के एक्टिव साइट या एंजाइम का जो शेप है, यानी इसके जो सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन्स होंगे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसी तरह जो एंजाइम का एक्टिव साइट होगा उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा जब एक्सट्रीम चेंज इन पीएच किया जाए। क्योंकि जो बेसिक और एसिडिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है जो क्वाटरनरी और इसी तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स को बनाते हैं, इन पर चार्ज चेंज होगा, दैट्स व्हाई जो एंजाइम होगा उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, इसके जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और एंजाइम फाइनली डीनेचर्ड हो जाएगा और वो अपनी एक्टिविटी रिगेन नहीं कर पाएगा। और स्लाइड चेंज इन पीएच पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, यानी अगर वापस पीएच अपनी जगह आ जाए और टेम्परेचर वापस इंक्रीज किया जाए तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को वापस रिगेन कर लेगा। फिर हमने ये लिखा हुआ है कि फ्यू एक्सेप्शंस मौजूद है, हमने ये कहा कि ऑप्टिमम पीएच जो है वो 6 to 8 है, लेकिन हमारे पास कुछ एंजाइम की एग्जांपल है जो एसिडिक पीएच पर कुछ एंजाइम एक्टिव होते हैं वो बेसिक पर नहीं होते, और कुछ एंजाइम जो वो बेसिक पीएच पर एक्टिव होते हैं एसिडिक पर नहीं होते, जिसमें पेप्सिन और ट्रिप्सिन की एग्जांपल्स मौजूद है। पेप्सिन का pH 2 है, पेप्सिन जो है वो हमारे स्टमक में प्रोटीन्स पर एक्ट करता है, तो इसके लिए जो स्टमक का pH है दैट शुड बी 2, फिर पेप्सिन जो होगा वो प्रोटीन पर एक्ट करेगा स्टमक में। ट्रिप्सिन जो है इसके लिए pH 8 होना चाहिए, फिर ये जो है प्रोटीन पर एक्ट कर सकता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, हमने ग्राफ लूट किया हुआ है, यहाँ पर अगर देखा जाए pH 0 है, और जब pH 0 से इंक्रीज हो रहा था, जब ये 2 पर पहुंच गया यानी pH इंक्रीज हुआ इस तरह, तो जो पेप्सिन था उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। फिर पेप्सिन की एक्टिविटी जो थी वो जब pH बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इसकी एक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो गई, विच मीन्स के पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो 2 होना चाहिए। फिर इसी तरह ट्रिप्सिन को देखते हैं, इसका जो यानी जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम पर एक्टिव होता है, यानी जब मीडियम एसिडिक हो, स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होना चाहिए। ट्रिप्सिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है इसके लिए इन्वायरमेंट फिर बेसिक होना चाहिए, फिर ये पेप्सिन पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 8 हमारे पास शो हो रहा है, 8 पर ट्रिप्सिन जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच फॉर ट्रिप्सिन। फिर इसके बाद देखते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी अगर एंजाइम को बढ़ाया जाए तो रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन रखी हुई, पीएच कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फिर अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाए तब तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा।
तो प्रोवाइडेड दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट आई लेवल, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आपने बहुत ज़्यादा रखना है, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पीएच एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ये दो कंडीशन जो है ये हमारे पास मौजूद है, पीएच और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होने चाहिए। फिर by increasing enzyme concentration, more active site will be available to bind substrate and more product will form. Such effect persists till equilibrium. यानी जब आप एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, इनके एक्टिव साइट बढ़ते जाएंगे और सबस्ट्रेट ज़्यादा आते जाएंगे, इसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। ये कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फिर फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पर एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाती है। आफ्टर दैट, यानी आफ्टर इक्विलिब्रियम, फर्दर इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यानी फर्दर इंक्रीज अगर आप इक्विलिब्रियम के बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन इज वंस अगेन ऑन वाई एक्सिस एंड एंजाइम कंसंट्रेशन जो है दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और इसी तरह यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ये खास हद तक हो रहा है। और ये जो स्लोप हमें नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो स्लोप की तरह बनाया हुआ है, ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एंजाइम के कंसंट्रेशन के साथ साथ ये बढ़ रहा है, यानी ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर ये जो लाइन नजर आ रही है, ये दिस मीन्स कि एंजाइम को अगर फर्दर बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं होगा। फिर उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखते हैं। इसके लिए भी कंडीशंस है। आपने दो कंडीशन, यानी पीएच एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए एंजाइम कंसंट्रेशन शुड बी मेंटेन्ड एट आई लेवल। यानी आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो एंजाइम को आपने ज्यादा कंसंट्रेशन पर रखना है। तो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यानी जब सबस्ट्रेट आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक फिर वंस अगेन सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। जब ये दोनों इन दोनों कंसंट्रेशन एक दूसरे की इक्वल हो जाती है, फिर फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं करेगा। तो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस टू मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये जो स्टेज होगा दिस इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जिसमें इन दोनों की जो कंसंट्रेशन हो एंजाइम और सबस्ट्रेट की ये इक्वल हो जाए। The rise in velocity is decreased by a further increase in substrate concentration because active site of enzyme are saturated by substrate molecules and enzyme is not free to bind additional molecule of substrate। यानी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाए तो सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट में होते हैं। फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होगा वो रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं डालेगा क्योंकि पहले से सबस्ट्रेट मौजूद है, एडिशनल सबस्ट्रेट जो वो फिर नहीं आ सकते। फिर यहाँ पर हमने ग्राफ में फिर वंस अगेन प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि ये खास हद तक इंक्रीज हो रहा है। और क्यों इंक्रीज हो रहा है? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया हुआ है। फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है, इट मीन्स कि एक्टिव साइट स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है यहाँ तक इक्विलिब्रियम आया, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है ये शो कर रहा है कि एक्टिव साइट जो है वो सेचुरेट है सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट ने इसको सेचुरेट किया हुआ है। फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। हमने ये डिस्कस किया कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन तो होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एंजाइम का अपना शेप नहीं रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह इंक्रीज होगा। फिर इसी तरह हमने पीएच को डिस्कस किया, फिर हमने एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बायोएनर्जेटिक्स पर होगा और इसी तरह एंजाइम्स को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। इसके 2-3 जो लेक्चर्स है वो हमारे पास रह गए हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बायोएनर्जेटिक्स पर होगा और एंजाइम को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।